अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। यह एजाज़ उनकी बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए घरां कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। इस तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की और दोनों ने मिलकर जनरल सैयद आसिम मुनीर को यह आला तरीन अस्करी एजाज़ अता किया, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ, वफाकी काबीना के अराकीन, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे, चारों सूबों के गवर्नर्स मौजूद थे, वज़राए आला मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल अस्करी हुक्काम और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन कौम के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना मेरे लिए भी एक एजाज़ है। सदर ने इस हवाले से मजीद कहा कि मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से क़यादत की। कौम और अफ़वाज पाकिस्तान ने मिलकर दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। हम वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफ़वाज ने तारीफ़ रकम की है। उनका हौसला, अज़्म, उनका जज्बा ये नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक रोशन बाप के तौर पर याद रखा जाएगा, जहां कौम, अफ़वाज और क़यादत सब ही हमें एक सफ़ में खड़े दिखाई दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के अज़्म, जज्बे और नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद का नाम है। आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जैसे जैसे फाइनल के करीब आ रहा है वैसे वैसे दिलचस्पी और सनसनी भी अपने अरूज पर पहुंच रही है। कल जैसे हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, लाहौर वर्सेस कराची जो मैच होना था, हाई वोल्टेज टाकरा था और हमने देखा कि एज़ पर एक्सपेक्टेशंस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए इस पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अब उन्हें इवेंट से बाहर कर दिया है। कराची किंग्स की इनिंग्स का आगाज़ कप्तान डेविड वार्नर ने बड़े जारहाना अपनी बैटिंग से किया। उन्होंने 75 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, लेकिन उनके साथ अगर हम देखें तो कोई भी जो दूसरा बैट्समैन है वो उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सका, खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और जो दीगर बॉलर से उन्होंने कराची को 190 रन तक महदूद कर दिया। जवाब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग ज़बरदस्त रही। फ़खर ज़मान ने अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक की तबाहकुन बैटिंग हमने देखी, जिसके ज़रिए 18.4 ओवर्स में ही इस टारगेट को अचीव कर लिया गया। अब्दुल्ला शफीक ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। आज का जो दूसरा क्वालिफायर है जो कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने जा रहा है और जो भी टीम इसमें से जीतेगी वो फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स का सामना करेगी। कोयटा पहले ही दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने शिकस्त दी, फाइनल में वो पहुँच चुके हैं। ऐसे में आज का जो मुकाबला है ये ना सिर्फ सनसनीखेज होगा बल्कि ये दोनों टीमों के लिए डू या डाई की सूरत हाल भी है। और अब देखना यह है कि लाहौर एक और ज़बरदस्त जीत हासिल करता है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम फाइनल में देखते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया। वैसे बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कराची किंग्स का पिछले सीजन से अगर कंपैरिजन करें डेविड वार्नर की अंदर कैप्टनसी, तो ये सीजन काफ़ी हमें टीम इंप्रूव दिखाई दी, बेहतर दिखाई दी। आप अग्री करेंगे इससे? और लेकिन बैटिंग लाइन में अगर हम कल के मैच के वाले से बात करें तो सिर्फ डेविड वार्नर ही चले हैं, उन्हीं पर पूरी टीम का इंहिसार रहा, कोई भी उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सका। अच्छा, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आपको पता है हमेशा एग्रेसिव माइंडसेट होता है। वो एक पॉजिटिव सोच के साथ आता है। जो भी सिचुएशन हो, आपने ऑस्ट्रेलियंस किसी को भी आप देख लें तो वो हमेशा उसके दिमाग में चीज होती है कि हमने इम्पैक्ट बनाना है यहाँ पर। डेविड वार्नर की भी बात करें तो आपको याद हो डेविड वार्नर जब कराची किंग्स के कप्तान बने थे तो बहुत से लोगों ने एक बात की थी कि यार नहीं, शायद गलत चॉइस होगा, केन विलियमसन आपके पास बैठे हैं, उनको कप्तान बना देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से डेविड वार्नर ने इस सीजन के अंदर कराची किंग्स को लीड किया है, स्क्वाड को प्रॉपर तरीके से लेके चले, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कराची किंग्स की नजर आई है। मुझे पता है जो आखिरी 2 मैचेस हुए हैं
कराची किंग्स के बॉलर्स खास करके मैं कहता हूं उनकी लास्ट इससे पिछले मैच में आपको पता उनकी पिटाई हुई थी, कल के मैच में राइटली पॉइंट आपने किया कि जी शोर होती है यहाँ पर, लेकिन शाहीन को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग को नहीं, उनकी कप्तानी को। जिस तरीके से उन्होंने कल लाहौर को लीड किया, मुझे पता है कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए हैं, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है, उससे तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा थी, फिर आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। और आपको याद हो इससे पहले जब कराची ने उनको हराया था तो शाहीन ने यही बात की थी कि हम इनको आगे देख लेंगे टूर्नामेंट के अंदर। तो वो एक साइकोलॉजिकल जो एक इफेक्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपकी बैटिंग अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रही है, फखर की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक कल बड़े जबरदस्त आपको फॉर्म में नजर आए। फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में आप देख रहे हैं श्रीलंका जो है मेंडिस, वो बड़े तगड़ा परफॉर्म करते नजर आए। तो उनकी बैटिंग यूनिट आपके लिए परफॉर्म कर रही है, लेकिन कराची किंग्स पर मैं कह रहा हूँ हैट्स ऑफ है, बड़ा अच्छा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेले। सिर्फ थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट के ऊपर मैं कहता हूँ इनको काम करने की जरूरत है। अच्छा, लाहौर की जो परफॉर्मेंस रही है उसमें आप किस तरह समझते हैं? अपने की प्लेयर्स के बगैर उन्होंने कराची को शिकस्त दी है। जो हमारा यहाँ पर मकामी हमारे प्लेयर्स हैं उन पर जितना इन्हिसार किया गया वो अब लाहौर को पे बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये दो चीजें बड़ी अच्छी बात आपने की कि अगर आप कराची किंग्स को देखें ना तो मसला ये था, कराची किंग्स बहुत ज्यादा रिलायंस थी अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर जो बड़े नाम थे। टिम साइफर की बात करें, विंस की बात करें कि वो परफॉर्म करेंगे तो हम लोग शायद टूर्नामेंट में आगे निकले। आप जब तक टूर्नामेंट्स नहीं जीतते, जब तक आपका लोकल जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म या आपका जो हिस्सा होता है वो डाल के दे। इस चीज में चाहे इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की आप बात कर लें, आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, बड़ी अच्छी पोजीशन में नजर आती है कि लोकल टैलेंट ने परफॉर्म करके दिया। नईम की बात कर लें, लाहौर की तरफ से आपको पता है वो परफॉर्म कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में मुझे पता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर थी, मिचेल बहुत बड़ा नाम था जो लाहौर कलंदर में मिसिंग फैक्टर आपको नजर आया। लेकिन कल जिस तरीके से लाहौर कलंदर का वो जो मिडिल ऑर्डर की बात करूं, जो दो श्रीलंकन ने अपना खेला है, मेंडिस की बात कर ले, उन्हें बड़ा एक अच्छा सहारा लाहौर कलंदर को दिया। लगा नहीं कि मिडिल ऑर्डर आपका डिस्टर्ब लगा है, इसलिए तो आपने टोटल आसान नहीं था चेस करना 190 प्लस। जब प्रेशर सिचुएशन वाला मैच हो तो मुश्किल होता है, चाहे 140 भी हो, क्योंकि मैंने बताया ना साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे होता है कि आपने मैच वो जीतना है। उसको जिस तरीके से चेस किया, लेकिन फिर लाहौर को फायदा क्या, स्टेबिलिटी बहुत मिलती है अपने ओपनर से। आप फखर को देख लें, वो बैक टू बैक फॉर्म के तरह आपको नजर आ रहे हैं। आप उसके बाद नीचे अपना बात करें अब्दुल्ला शफीकी, कल वो आपको अच्छे कलर में नजर आए। नईम की बात करें, वो स्टार्ट आपको एक अच्छा मिल रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म पूरा ले करता है आपके मिडिल ऑर्डर के लिए। वेरस कराची का मसला ये था कि आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। आपका किसी भी प्लेयर की आप बात करें तो सिवाय आपको वार्नर के, तो आप देखें बैटिंग में कोई चिप इन ही नहीं कर सका कि वो शायद वार्नर के साथ 20-25 रन की पार्टनरशिप बनाता तो शायद कुछ और मुख्तलिफ सिचुएशन होती। जो मैच आगे जाके इस्लामाबाद और आज जो खेला जाना है लाहौर का, वो लिटरली बहुत प्रेशर वाला गेम ज्यादा लाहौर के लिए है, क्योंकि लाहौर में फिर कह रहा हूँ कि लाहौर पे तवक्को बहुत है। आप एक बहुत तगड़ी साइड हो, आपके ऊपर लोग बात करें। इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन लाहौर अपने होम ग्राउंड के अंदर वो एक दाग होती है ना, बिछाते हो। और शाहीन ड्रॉप हुए में टीम से, याद रखें, तो वो मनवाने वाला एक फैक्टर भी होता है एक फास्ट बॉलर के अंदर। फास्ट बॉलर आपको पता है एग्रेशन है, उसने अपने आप को मनवाना है कि यार मैं काबिल, मैं आज भी हूँ पाकिस्तान का लीडिंग फास्ट बॉलर हूँ, मैं पाकिस्तान खेल सकता हूँ। तो वो एक पता आपको साइकोलॉजिकल चीज दिमाग में चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, अभी जब आज मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक तरफ फखर जमान है, एक तरफ साहबजादा फरहान है। दोनों का कंपैरिजन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हमारा लोकल टैलेंट है। जो हम फॉरेन टैलेंट पे आपको लगता है जिस टीम ने थोड़ा सा रिलाई किया उनको थोड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है आफ्टर द मिस एडवेंचर जो कि हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की है। तो आज फखर जमान के चलने की ज्यादा उम्मीदें आपको लग रही हैं या साहबजादा फरहान जो है, जो बड़े कंसिस्टेंट हमें इस सीजन में दिखाई दिए हैं? देखिए कॉन्टेस्ट मजे का है, मैं फिर कहता हूँ, मैं याद रखें आपके बॉलर्स जितवाते हैं, बैट्समैन नहीं जितवाते। बॉलर्स अगर कंटेन करके रखते हैं तो आप टूर्नामेंट्स जीतते हो, बड़े से बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे नेशनल लीग्स भी हो, तब आप तभी जीतते हो। प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप दोनों टीम्स की बात करें तो उनके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप चलें इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्टार्ट करें, एलेक्स सेल्स वापस से जा चुके हैं क्योंकि इतने ही मैचेस के लिए वो अवेलेबल थे, तो वो जो फैक्टर है वो मिसिंग आपको नजर आएगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस पूरे पीएसएल के अंदर जब एलेक्स सेल्स नहीं थे, वो रोल साहिबजादा फरहान ने इनके लिए रोल प्ले करके दिया। पिछले मैच में भी आपको पता है 50 की, और वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरे साल की अगर बात करूं तो 400 वो बना चुके हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट पीएसएल को मिला के मैं अगर कहूं तो बहुत अच्छी फॉर्म में आपको नजर आपको आ रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर देखें, आपके पास वेंडूसन मौजूद है, आपके पास फायर पावर नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। लेकिन एक मसला क्या है, सेमनेस किस्म की बैटिंग है, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर जल्दी कोलैटरल डैमेज अगर ऊपर होता है, जल्दी अगर खिलाड़ी आउट होते हैं, तो उसको जो एक होता है ना कि नीचे जाके मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी वाला जो इनिंग्स होती
होती है खेलने वाला, वो प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास कोई लड़का नहीं जो आपकी इनिंग्स को बिल्ड कर सके, वो प्रेशर सिचुएशन हो सकती है। सेम लाहौर कलंदर के साथ है। लाहौर कलंदर के अगर जल्दी खिलाड़ी 2 ऊपर से आउट होते हैं, फखर जमान जिस तरीके की फॉर्म में, अगर उनको आप जल्दी आउट करते हो, लाहौर फिर मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से वापस आता है, वो एक चैलेंज होगा। क्योंकि इन दोनों टीम्स का अभी तक मैं कह रहा हूं कि मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि आपके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ओपनर्स आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। सेम विद द बॉलिंग यूनिट, लाहौर का थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट का ये मसला है कि शाहीन कल भी आपको ऑफ कलर नजर आया बॉलिंग यूनिट में, एज सच को इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहा। हारिस रऊफ आपको अच्छे रिदम में कल नजर आ रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी आपको पता है थिंक टैंक बड़ा तगड़ा, टाइल मिल्स बाहर बैठे हुए, तो मैच मजे वाला होने वाला है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर है, उसके दिमाग लेकिन वैसे आपको क्या लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से कहां गलती हुई? पहले 5 मैचेस वो जीते, उसके बाद 4 मैचेस मुसलसल हारे, फिर एक मैच जीतकर किसी ना किसी तरीके से वो टूर्नामेंट में हमने देखा कि वो स्टे कर सके, और फिर मैच हार गए कोयटा ग्लैडिएटर से। कहां आपको लग रहा है गलती कर रहे हैं जो आज के मैच में उन्हें नहीं करनी चाहिए? यार मुझे लगता है शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको मरवा देता है। किस सेंस में कि जब आप एक पटरी पे होते हो ना, जीतने वाली पटरी पे, तो आपकी सोचने की हिस्सा वो खत्म हो जाती है। मुझे पता है हम ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि जीतने वाली मोमेंटम बरकरार रहे, लेकिन मैं बड़ा हमेशा से कायल रहा हूं कि यार एक झटका बड़े मैं उस पे प्लेऑफ्स में जाके नहीं, बीच में लगना चाहिए ग्रुप्स में। वहां पर वो सोचने पे आपको मजबूर करता है गलती कहां पर हुई, हमने क्या बैकअप पे काम करना है। एक तो स्क्वाड आपको पता है आपका चेंज हुआ, ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब आपको स्क्वाड को करता है। उसके बाद आपकी जो बॉलिंग यूनिट है वहां पर ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको पता मार खाई है। फील्डिंग यूनिट से भी थोड़ा बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड को झटका जरूर लगा। बैटिंग उनकी बहुत अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक आपके बॉलर्स नहीं परफॉर्म करेंगे, पेस बैटरी की बात कर रहा हूं, आप टूर्नामेंट नहीं जीते। शताब खान बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, स्पेल भी कहीं ना कहीं पैचेस के अंदर अच्छा उनका चल, इसको लाना पड़ेगा। ये बड़े मैचेस हैं दोनों टीम्स के लिए, दोनों मैचेस जीतोगे तो आप टूर्नामेंट जीतोगे। वेरस कोयटा तो चलो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, इन दोनों का प्रेशर होगा साइकोलॉजिकल, लेकिन लाहौर पे फिर मैं कह रहा हूँ ज्यादा एडेड प्रेशर होगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जो कि पाकिस्तान की कौमी टीम के तनाजुर में जब हम देखते हैं पीएसएल की जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? अगर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, अभी आपने शाहीन का भी जिक्र किया, बाबर नहीं है, और भी बहुत से नाम हैं, अब्दुल्ला शफीक नहीं है, मैन ऑफ द मैच रहे, कमाल इनिंग उन्होंने खेली, कौमी टीम में नहीं है। ऐसा टेक्निकल प्लेयर, कोई एक टेक्निकल प्लेयर आपको लगता है कि टीम में होना तो चाहिए? हम ये थोड़ी सी सिलेक्शन फिर से आपको उसमें कहीं कहीं कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है? मसला ये है कि अभी टीम सेलेक्ट हो चुकी है, हम तो हंस रहे थे खुद अपने शो में कि सुबह 8 बजे या 8:30 बजे। आप हमारे शो में भी हंसे, हम मना नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ ये था, मैंने कहा कि इतनी सुबह 8 या 8:30 बजे टीम अनाउंस करने की क्या पड़ गई थी, शायद शाम तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यही टैलेंट है ऑब्वियसली, अगर आपने पिक किया थिंक टैंक में जो पीछे बैठे हमने इनको बैकअप करना है। लेकिन 2 चीजें, अब पता नहीं, फहीम अशरफ को मैं क्रिटिसाइज उस दिन किया था, अब कर नहीं सकता, माजरत फहीम भाई, क्योंकि आपने परफॉर्म दिए, परफॉर्म पिछले मैच किया, एक्सेप्शनल था। सबसे बड़ा जो मसला है वो है सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना। मुझे नहीं पता कि सुफियान मुकीम एक ऐसा टैलेंट जिसने आपको पाकिस्तान के अंदर, अगर आप बात करें शायद 11 मैचेस के अंदर 18 या 19 खिलाड़ी उसने आउट करके दिए, फिर भी उसको ड्रॉप किया। अगर आपने एक मैच जो पेशावर ज़ल्मी का बुरा गया था जिसमें सुफियान मुकीम को मार पड़ी थी, उसके बाद उसको बेंच लाइनअप कर दिया गया था, अगर उसकी परफॉर्मेंस पे किया है तो शायद ये नाइंसाफी है, लिटरली नाइंसाफी है। दूसरा, अगर आप अपने सीनियर प्लेयर्स की बात करते हो, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, मैं इनको ये बात नहीं कहता कि यार आप, ठीक है, मैं खुद भी ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर T20 में शायद बाबर आजम, रिजवान की जगह थोड़ी सी मुश्किल नजर है, क्योंकि टीम स्ट्राइक रेट्स पे जा रही है, बड़े बड़े आपको पता है स्ट्राइक रेट के साथ बैट्समैन बैटिंग करें, थोड़ा डिफरेंट चल रहा है T20 मॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन आपने क्या इनको प्रॉपर कन्वे किया? देखिए, ऐसा सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूं कि आप कन्वे करते हो कि यार हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, हम एक यंग टैलेंट को जो सा यहाँ पर आजमाना चाहते हैं। अगर वो कन्वे करते हो तो वो प्लेयर की भी इज्जत होती है, और प्लेयर साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा डिफरेंट आप मॉड गेम में जाता है। वही चीज शाहीन के लिए, क्या उनको कन्वे किया गया है कि आपको हम ड्रॉप कर रहे थे, या जो भी मामला है यहाँ पर? मसला यह है कि पहले आपके पास थे 5 T20, आपके पास सैंपल साइज बड़ा था एक प्लेयर को जज करने के लिए। यहाँ पर है 3 T20 के अंदर आप इतना ज्यादा जज किसी प्लेयर को नहीं कर सकते। बैटिंग ऑर्डर की आप बात करें, आपके पास इतने ज्यादा फायर पावर बैटिंग में लिटरली मौजूद है। साहिबजादा फरहान कर लें, हसन नवाज ने बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेली आपके लिए, उसके बाद आप साइम हैं, हारिस को आप लेके आए हैं, चले अच्छी बात है कि आपने फिर उस पर एक भरोसा दिखाया है। लेकिन अगर इस पूरे बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो
वो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, यहाँ वाइस कप्तानी कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ से बालातर है, लेकिन फिर वही बात मैंने कहा ना कि हाँ, सबसे बड़ा जो आपने जो सवाल के भूल गया था, हुसैन तलत वाला मामला, मुझे नहीं समझ में आती कि वो टीम में कहां से। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आज इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, और देखना ये है मैच कौन जीतेगा, और फाइनल में फिर मुकाबला उसका कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से, जहां बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ गुज़श्ता रोज़ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को हराकर इस इवेंट से बाहर कर दिया। आज एक और इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब से हमने देखा पाकिस्तान का इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया ने जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, जिस तरह से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन से हिट करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से जब से PSL का आगाज़ हुआ है 17 मई से लेकर, जो कि 25 मई तक जारी रहना है, अवाम की तादाद जो है वो में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रावलपिंडी के हम मैचेस देख लें, वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा आया। पहले पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को देखने से इस तरह लोग नहीं आ रहे थे जैसे कि अब हम देख रहे हैं। कल के मैच में भी देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया ये जो मैच था, शहरियों ने इसमें भी बड़ी तादाद में शिरकत की, और अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे उनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हौसला अफजाई की। तो ये पूरी दुनिया को मैसेज करने हुआ कि पाकिस्तानी जो कौम है कितनी बहादुर है, कितनी दिलेर है, कितना जोश और जज्बा रखती है कि अगर आप हमारे स्टेडियम्स को किसी तरह निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो हम पलट कर उसका जवाब भी देंगे। और उसके बाद पूरी कौम ने भी यह दिखाया कि जब मैचेस हुए हैं तो टीमों को सपोर्ट करने के लिए लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं चिराग बलोच, उनके इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मुकाबले जारी हैं और अब प्ले ऑफ मरहला खेला जा रहा है। इससे कबल जो है वो ग्रुप मरहला खेला गया, जहां पर जो है वो हमें एक बड़ी रौनकें देखने को मिली। पाकिस्तानी शायकीन, जो क्रिकेट शायकीन है, उन्होंने भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया। लेकिन अगर हम खास करके बात करें दूसरे मरहले की, जिसके अंदर भारत की जाहिरियत के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने जवाब दिया है भारत को, पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से स्टेडियम का रुख किया है वो काबिल तारीफ है। अगर इस तरह हम बात करें, सबसे पहले रावलपिंडी का रुख किया पाकिस्तान के शायकीन ने, उसके बाद अब लाहौर की बारी आई तो लाहौर में भी शायकीन ने भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया। यहाँ पर भी अभी शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है, उनके साथ भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर में मौजूद हूँ। दोस्तों, क्या कहोगे, कैसा लगा आपको सीजन 10? ठीक था, एंजॉय कर रहे हैं। कौन सा प्लेयर नजर आया जो आपको लगता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है? मोहम्मद नईम अच्छा प्लेयर है, उसकी जो शॉट्स हैं वो बैट, जैसे उसकी टाइमिंग है वो काफी अच्छा बैट घुमाते, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। खुर्रम शहजाद ने भी T20 में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया अभी तक, इंप्रूव। अच्छा, ये बताएं कि साथ में अगर हम बात करें अली रजा की बात करें, माज सफदर की बात करें, वो भी एक अच्छा टैलेंट लगे, क्या लगता है पाकिस्तान को कर सकते हैं रिप्रेजेंट? बिल्कुल कर तो सकते हैं, बाकी भी टैलेंट ने किया, लेकिन मसला ये होता है कि हम कंसिस्टेंट रहना होता है अपनी गेम के साथ। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से पहले एक जो भारत ने हमारे साथ किया, उन्होंने हमारी क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमने देखा क्राउड का रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह जोश है पाकिस्तान की आवाम का, कि पाकिस्तान को पता है ये एक ऐसा स्पोर्ट है। ये देखें हमारे चाचा, बिल्कुल, हम अक्सर क्रिकेट के अंदर देखते हैं, स्टेडियम के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आते हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हमें हर वक्त मैदान में नजर आते हैं। अभी भी यहाँ पर हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का आखिरी मरहले में जो है वो एंटर हो चुका है, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कैसा देखते हैं पूरे PSL सीजन को इस वाले? मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त सीजन चला है। दरमियान में थोड़ा आपने देखा हमारे ऊपर जो जारहियत हुई और उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ। और हमने देख लें PSL करवा रहे हैं, उनका IPL नहीं हो रहा, जो हमारी क्रिकेट तबाह करना चाहिए खुद उनकी इंशाल्लाह होगी। हम तो जज्बे से, हम अवाम का जोश बढ़ गया है। देखें, जब हम किसी कहीं पे कोई जीतता है ना तो खुशी की इंतहा नहीं होती। हम जंग जीते हैं तो दुनिया में हमारा नाम हुआ है, दुनिया में एक्सेप्ट कर रही है कि आपको पावर है। पहले तो थोड़ा ऐसे ऐसे टकमगा करके समझते थे ना, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दुनिया ने कि चाचा T20 का मुल्क ऐसा नहीं है, वो जानता है कैसे किसी के साथ फाइट कर रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहेंगे जी कि लाख दुश्मन कोशिश कर ले हमें गिराने की, लेकिन हमारे पास अल्लाह की मदद है और हमारे पास जो जवान है, फौजी जवान हर टाइम चाको चौबंद रहते हैं। और हमारा ऐसे जो ना मोराल और मजीद बढ़ गया है, हम में और जज्बा आ गया। और इंशाल्लाह देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी लोग, मतलब ये टीमें हमारे पाकिस्तान में मिन्नतें करेंगे कि हमें यहाँ पे
खेले हमारे साथ इंशाल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं कि आप हर मैच में पहुंचे होते हैं, पाकिस्तान का मैच हो चाहे फ्रेंचाइज मैच हो, हर में पहुंचे होते हैं। हर PSL के अंदर हम देखते हैं कि कुछ टैलेंट देखने को मिलता है। कोई आपको लगा है कोई टैलेंट वगैरह पाकिस्तान के लिए? देखिए, बहुत जबरदस्त अली रजा का आप जैसे नाम ले रहे थे, सऊद है, ये काफी लड़के नए आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं इनको चांस देना चाहिए। एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो भी काम की चीज़ होती है। मैंने अभी स्क्वाड देखा, लेकिन जो रिजवान और इसको बाबर को मेरे ख्याल में निकाला हुआ है, तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा हमसे तजर्बे में ज़्यादा होते हैं, जो वो खेले हुए होते हैं क्रिकेट। हम तो देखते हैं ना, तो वो खेलते हैं। जो हमारे PCB के चेयरमैन हैं या मतलब हमारे कोचेज वगैरह हैं, वो समझते हैं, जो जिनको वो समझेंगे अच्छा टैलेंट है इस वक्त मुल्क को, किसकी ज़रूरत है, उसको खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपकी मूंछों का बड़ा राज है ये, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी मूंछें रखी हैं, इसी से आपको जो है ना शोहरत भी काफ़ी मिली है। आप हर जगह हम देखते हैं कि पहुंचे होते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी ज़्यादा है। क्या इसके पीछे राज है कोई? इसका राज ये है कि खुदादाद सलाहियत होती है। कोई भी देखें, जैसे इन स्विंग, आउट स्विंग या फ्लिपर या जो भी गुगली करता है ना, उसका अपना एक हाथ से होता है। ये जो मूंछें हैं, आपकी मूंछों की आउट स्विंग और नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मूंछें जो है ना, अगर मूंछों का हाल देखना है ना, तो ये देखें, फिर ये सर पे बाल क्यों नहीं? सर के ये खुदा दाद सलाहियत होती है। कोई किसी को मूंछें लोगों ने बहुत ने रखी है, मुझे देख के भी रखी है, लेकिन सबको सूटेबल नहीं होती। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सूट करती हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, तो इस वजह से मूंछें जो है ना, वो मेरा एक ब्रांड बन गया है। तो इसलिए चाचा, क्या बात है। अच्छा, मेरे साथ और शायकीन भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं PSL सीजन को किस तरह सम अप करेंगे इस दफा, क्योंकि आखिर में पहुंच चुके हैं, अब कुछ मैचेस रहते हैं बिल्कुल, तो किस तरह से सम अप करेंगे? भैया, हम स्पेशल मंडे बॉलदीन से आए हैं मैच देखने के लिए और लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए। लाहौर कलंदर कौन सा प्लेयर फेवरेट है आपका? फेवरेट सारे फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे फेवरेट। अच्छा, इस सीजन के बारे में क्या खास बात है? कौन सा प्लेयर कोई अच्छा लगा आपको जो कि लगता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा इस बार? हसन नवाज। हाँ जी, हसन नवाज ऑलरेडी भी कर रहे हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने काफी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नजर आई, उन्होंने खास करके नीचे के नंबरों पर खेला। आप बताइएगा। मैं जो है ना नईम, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लगता है कि वो नईम खेलेंगे जी। बिल्कुल। आपके ख्याल से कौन सा प्लेयर कोई आपको? सबज़्यादा फरहान। इस दफा वो बांग्लादेश की जो सीरीज है उसके लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। पाकिस्तान हर तरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ही फैंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं कि लगातार जो है वो सिलसिला जारी है और ये हजारों की तादाद में जो है हमें फैंस इसी तरह से ही उमड़ते हुए नजर आते हैं। हर तरफ फैंस जो है वो हमें इस तरह से जो है वो ग्राउंड की तरफ रुख करते नजर आते हैं। अब क्योंकि कुछ मैचेस बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद ये मेला खत्म होगा, इसके बाद दोबारा से अगले साल जो है वो ये मेला इसी तरह से स्टार्ट होगा। नया कज़ाफी स्टेडियम, उसने कई मैचेस जो है वो अब इस तरह से ही यहाँ पर किए, उन्होंने यहाँ पर मेज़बानी की, रावलपिंडी ने मेज़बानी की है। इसके बाद हम उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान की मजीद शहर, जिस तरह से पेशावर है, पाकिस्तान के अंदर सियालकोट है, फैसलाबाद है, वो भी इस तरह से नुमाइंदगी करें पाकिस्तान के क्रिकेट की, और इस तरह से पाकिस्तान का अंदर क्रिकेट का मेला जो है वो इस तरह से सजा रहे और इसी तरह से ही बढ़ता रहे। जी, चिराग बलोच की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अवाम का जोशो खरोश आपने मुलाहिजा किया, जिस तरह से फैमिलीज मैचेस देखने आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, नौजवान मैचेस देखने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ दुनिया को ये मैसेज भी कन्वे किया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम एक पुरअमन कौम है और हम अपने मुल्क में दावत देते हैं उन तमाम क्रिकेटर्स को जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह से उन्होंने शिरकत की है, और इस एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान वापस आए हैं खेलने के लिए, और इसके साथ साथ जिस तरह से वार्म वेलकम पहले भी तमाम प्लेयर्स का किया जाता है, एक बार फिर से इस बार किया गया है, और अवाम को जो जोशो खरोश था वो भी काबिल दीद नहीं था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त एक खामोश आफत का सामना कर रहा है, और जी हाँ, वो आफत जो ना सुनाई देती है और ना ही देखी जाती है, लेकिन अपने असरात से हर किसी को झुलसा कर रख देती है। हम बात करें एक ख़तरनाक हीट वेव की जो इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लिए हुए है। पंजाब के दर्जनों शहर अगर हम देखें, सिंध के मैदानी इलाके, बलूचिस्तान का दाखिली हिस्सा और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, तो हर तरफ शदीद गर्मी ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई को देखा जाए तो उसके मुताबिक आइंदा चंद दिन दर्जा हरारत में अभी मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, और कुछ इलाकों में तो पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाएगा। मंचनाबाद से आने वाली खबर ने भी सबको हिलाकर रख दिया है, जहां यह बताया जा रहा है कि एक मासूम तालिब इल्म हीट वेव का शिकार होकर जान की बाजी हार गया है। एक कीमती जान जो शायद बच सकती थी अगर बर वक्त हिफाजती तदाबीर अपनाई जाती, अगर हमें मौसम की शिद्दत का अंदाज़ा होता, और अगर हमारा निज़ाम ज़िंदगी इस गैर मुतवक्के मौसमी शिद्दत के लिए तैयार होता।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। हिदायत भी इस हवाले से दी गई है कि अवाम को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए, अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज की जाए और मकामी सतह पर भी जो रिलीफ मराकज़ हैं उन्हें कायम किया जाए। लेकिन इस वक्त सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सिर्फ इंतज़ामी इक़दाम काफ़ी हैं? तसव्वुर किया जाए कि अगर एक तरफ 45 डिग्री की तपती धूप है और दूसरी जानिब 22 घंटे की लोड शेडिंग बिल्कुल ऐसे ही है। देही इलाकों में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 22 घंटे बिजली की अदम दस्तयाबी है। शहरी इलाकों में भी कहीं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है और आवाम के साथ अगर हम देखें तो एक संगीन नाइंसाफ़ी है। क्या हम वाकई इस शदीद मौसम के लिए तैयार हैं या तैयार थे? गर्मी की लहर महज एक आर्जी मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, माहौलियाती तब्दीलियों का ये एक तसलसल है जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। और हम जिस ख़तरनाक मौसमी दौर में दाखिल हो चुके हैं, वहाँ अगर हम गर्मी की बात करें, हम सैलाब की बात करें, खुश्क साली को देखें या तूफ़ान को देखें, तो ये सब नई नॉर्मल की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन हम बहैसियत कौम, हम बहैसियत रियासत के इन तब्दीलियों के लिए ज़हनी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर और सबसे ज़रूरी शायद अगर हमें अपने आप को अपग्रेड करना है तो साइंसी तौर पर क्या हम लोग तैयार हैं? तो ऐसे हालात में महकमा मौसमियात का किरदार नहायत अहम हो जाता है। आवाम तक बर वक्त मालूमात पहुँचाना, मकामी हुकूमतों को वार्निंग देना और मीडिया को ज़िम्मेदाराना तरीके से आगाही फैलाने में मदद देना। तो हम सबको ये कोशिश करनी है, जैसे कि हम आए रोज़ अपने शो में बात करते हैं कि हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम गार्डनिंग की तरफ आएँ, हम दरख्त लगाएँ, हम पौधे लगाएँ, उन्हें तनावर दरख्तों में तब्दील करें। उसके साथ साथ बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गर्मी के पीक आवर्स हैं उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपनी हाइड्रेशन का ख्याल बेहतर तरीके से रखना है, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में मुख्तलिफ सूबों में हमारे छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया। बच्चों की जो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, 28 मई से लाहौर में भी जो छुट्टियों का सिलसिला है पंजाब में, वो भी इस वक्त शुरू होने जा रहा है। तो हुकूमत की तरफ से खाली वार्निंग्स देना या मीडिया तो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने की कोशिश करता है, जिससे से हम आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सबको इंडिविजुअली दरख्त लगाने की तरफ आना पड़ेगा, ग्रीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि गर्मियों का जो मौसम है जो काफ़ी हमारे लिए ख़तरनाक होता जा रहा है, हीट वेव जब इसमें एडअप हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से, अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहां इल्म है, तरक्की मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बहुत से मौक़े भी हैं, लेकिन आज अफसोस ये है कि सब के बावजूद हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है और वो है एहसास ज़िम्मेदारी। आज का नौजवान हम देखते हैं कि वो पढ़ा लिखा भी है, वो ख्वाब भी देखता है, आगे बढ़ने की चाह भी रखता है, लेकिन अक्सर इन ख्वाबों की बुनियाद एहसास ज़िम्मेदारी से खाली होती है। वो ये समझता है कि सिर्फ उसे अपने लिए ही जीना काफ़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि जो कौमें, जो मुआशरे तरक्की करते हैं, वहाँ हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानता है, निभाता भी है और उस पर फ़ख्र भी करता है। एहसास ज़िम्मेदारी सिर्फ एक अखलाकी सिफ्त नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। ये वो एहसास है जो एक बेटे को वालिदैन का सहारा बनाता है, एक तालिब इल्म को कौम का मामार बनाता है, एक नौजवान को मुआशरे का सुतून और एक मुसलमान को इंसानियत का लंबरदार बना देता है। जब एक बच्चा माँ बाप की बात मानने से कतराता है, जब एक तालिब इल्म नकल को चालाकी समझता है, जब एक नौजवान सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करके उसे आज़ादी का नाम देता है, तो फिर समझ लीजिए कि वो अपनी असल ज़िम्मेदारियों से गाफिल है। आज हमें ना सिर्फ इस गफलत को पहचानना है, बल्कि इसे ख़त्म भी करना है। हमने देखना यह है कि एहसास ज़िम्मेदारी क्यों ख़त्म हो रहा है। क्या इसकी जड़ें वालिदैन की तरबियत में कमज़ोरी से जुड़ी हैं? क्या स्कूल, मदरसे, मीडिया और जो हमारे सोशल नेटवर्क्स मौजूद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नौजवानों को उनके असल से दूर कर दिया है? या फिर हम सब ने मिलकर उनके अंदर वो शऊर ही पैदा नहीं किया जो उन्हें एक ज़िम्मेदार इंसान, एक शहरी, बेटा, बेटी या मुसलमान बना सके? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आज के इस अहम सेगमेंट में तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक मोअज़्ज़िज़ इल्म व अमल की रोशनी से भरपूर मज़हबी स्कॉलर साहबज़ादा अहमद साबिर चुगताई साहब, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू, अपने इल्म और अपने अंदाज से हमेशा से ही दिलों को जुगाया है। साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से जिस तरह हम बात करें हैं, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? कुरान व हदीस की अगर हम बात करें, इस बारे में कोई वाज़ेह रहनुमाई हमें वहाँ से मिलती हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।
एहसास ज़िम्मेदारी एक इंतहाई अहम मौजू है और ज़िम्मेदारी किसी भी नौइयत की हो उसको निभाने के लिए एहसास ज़िम्मेदारी बेहद ज़रूरी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खूब जान लो तुम में से हर शख्स किसी न किसी अपने मतहत का निगरान व ज़िम्मेदार है। हुक्मरान लोगों के ज़िम्मेदार हैं, उनकी वो अपनी रियाया के बारे में उनसे पूछा जाएगा और जो मर्द है उससे उसकी औलाद के बारे में, उसकी बीवी के बारे में, उसके घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। वो उनका निगरान है, उनका ज़िम्मेदार है। जो औरत है वो अपने शौहर और औलाद की ज़िम्मेदार और निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। जो ग़ुलाम है वो अपने आका के माल का ज़िम्मेदार और निगरान है, उससे उसके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। और हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि खूब जान लो, ज़हन नशीन कर लो कि तुम में से हर शख्स किसी न किसी मतहत का ज़िम्मेदार है और उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास ज़िम्मेदारी पर बहुत ज़ोर दिया है, दोबारा दोहराया है। मगर हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि आज हम अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होते चले जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल की जो तरबियत है वो आज सोशल मीडिया कर रहा है। वालिदैन की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत करें, उनको ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। हाकिम वक्त की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें हजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद के मुताबिक दीनी अक़दार के अहिया की हर मुमकिना कोशिश करना और फिर अमनो अमान को हर सूरत कायम रखना, बरकरार रखना और जराइम को जड़ से ख़त्म करना, रोज़गार के मौक़े फराहम करना जी, और लोगों की हिफाजत का बंदोबस्त करना। और जिस तरह गुज़श्ता दिनों हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने इस ज़िम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया और कौम को दिखाया कि वो ज़िम्मेदारी, इस ज़िम्मेदारी का एहसास उन्हें है और वो इस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं और पूरी दुनिया ने उनकी इन सलाहियतों को तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा उसको भी क्लैरिफाई कीजिएगा। कहीं ना कहीं अब ये मिसकंसेप्शन भी है कि जो हमारा दीन है वो सिर्फ इबादत तक ही महदूद है, हम इसको बड़े एक गलत तरीके से लेकर चल रहे हैं, या समाजी जिम्मेदारियाँ हैं उनको अगर नहीं निभा रहे हैं, हम वो तमाम तकाज़े पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उन इबादत का क्या फ़ायदा होगा? जी, इबादत का फ़ायदा ही उस वक्त है जब आपके मुआमलात अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल इबाद पर ज़्यादा ज़ोर दिया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तजब्बा, पूरी सीरत तजब्बा को आप देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को, हुकूकुल इबाद को फोकस किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इबादात में लगे रहें। और अगर यही मकसूद होता तो ग़ज़वा बदर में अल्लाह के प्यारे रसूल जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने दस्ते अक़दस में तलवार थाम कर मैदान बदर में तशरीफ़ ना लाते। ग़ज़वा उहुद में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए और आपका मुबारक खून जो है वो निकला। वो किसके लिए था? वो ये बताना था कि सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं रहना, इबादत लाजिम हैं जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, उनसे इनकार नहीं है, मगर ये भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और अगर इसका हम एहसास नहीं करेंगे तो फिर वो इबादत हमें फ़ायदा नहीं देंगी। जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस पर बड़ा फोकस किया गया है। सूरह माऊन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, वैल जहन्नुम का बदतरीन गड़ा है। उसकी वईद सुनाई कि वो है उन नमाजियों के लिए जो नमाज़ों की रूह से वाकिफ़ नहीं है, जो उसकी अदायगी से वाकिफ़ नहीं है। और फिर आगे फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बड़ी अहम बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया जो रियाकारी करते हैं
जो दिखावा करते हैं। और आगे एक अहम टॉपिक, अहम मौजू जिस पर हमारा कभी ख्याल ही नहीं गया, वयमनऊनल माऊन, जो अपने इस्तेमाल की चीज़ें एक दूसरे को आरतन नहीं देते, उधार नहीं देते। कितनी बारीक बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया है कि हम घर में अगर कोई बर्तन मांग ले, पड़ोसी बर्तन मांग ले, तो उसको बर्तन नहीं देते। कोई शख्स ज़रूरत की चीज़ हमसे मांग ले तो उसको ये ताना दिया जाता है कि तुम खुद नहीं ले सकते। हमारा कुरान कह रहा है कि ये इस्तेमाल की चीज़ें एक दूसरे को आरतन उधार दो। तो हकूकुल इबाद को तो इतना ज़्यादा फोकस किया गया है। और नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी की बुनियाद फिर कहाँ से पड़ रही है? ये वालिदैन की तरबियत से शुरू हो रहा है ये मामला। उस्ताद का किरदार आप समझते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से नौजवान सहाबा कराम की तरबियत जिस अंदाज में की और फिर वो दुनिया के अजीम रहनुमा बने। जी, इस हवाले से सबसे पहली जो बात है वो वालिदैन की तरबियत है। वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर चेक रखें। कभी हमने अपने बच्चों को शाम के वक्त, रात को सोने से पहले इसका ख़ास एहतमाम किया है कि हम अपने बच्चों की दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक कर लें, उनसे डिस्कस। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की का एहतसाब करें दिन भर का, उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। और वो चीज़ जो हम दूसरों में बुरी जानते हैं, दूसरों को बच्चों में जो बुराइयां देखते हैं, उनको अपने बच्चों में नज़रअंदाज कर देते हैं। उन पर नज़र रखनी चाहिए कि जो बुराइयां दूसरों में अच्छी नहीं लगती वो अपने बच्चों में भी तो अच्छी नहीं लगनी चाहिए। उनको मुआशरे का एक फ़ाल शहरी बनाना है। उनको पाकिस्तानियत और मुल्क की मोहब्बत जो है ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको ये सिखाएं कि हमने मुआशरे का एक फ़ाल शहरी बनना है। और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो असातिज़ा की है। हमारे तालीमी इदारों में ऐसी नशिस्तें बहुत कम होती हैं, बहुत कम इदारे हैं जहाँ पर ऐसी नशिस्तें होती हैं। एहसास ज़िम्मेदारी पर बाकायदा लेक्चर्स होने चाहिए, उस पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, इस हवाले से इस चीज़ का बड़ा फुकदान है और ये ज़रूरी है। क्लासरूम में एक दिन मुख्तस होना चाहिए। जब क्लासरूम्स में हम भी स्टूडेंट लाइफ में देखा कि जो बज़्म अदब के प्रोग्राम होते थे तो उसमें एक तरबीती सेशन हुआ करता था, तो उसको आज उजागर करने की ज़रूरत करना चाहिए। ठीक है कि जिम्मेदारियों का हम पर जिम्मेदारियां क्या क्या आयद होती हैं। एक नौजवान पर, एक बच्चे पर अगर वो बचपन से उन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेगा तो फिर वो बड़े होकर मुल्क का एक फ़ाल शहरी कैसे बनेगा और उन जिम्मेदारियों का एहसास कैसे करेगा। जैसे हमने अपने इंट्रो में भी बात की कि आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इल्म, मतलब जो जिस चीज़ का हम नाम लें वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक सोच नौजवानों में आ चुकी है, जो एहसास ज़िम्मेदारी से वो घबराते हैं और इंडिविजुअल ही वो सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। इससे कैसे मुआशरा तश्कील पाएगा, कौमें कैसे बेहतर बनेंगी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है, जो शायद उनको कहीं ना कहीं खुदगर्जी की तरफ लेकर जा रही है, लापरवाही की तरफ लेकर जा रही है। देखिए, अक़वाम की तश्कील के लिए ज़िम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी एक तजर्बे की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी देखा है अपनी आँखों से। हमारे मुआशरे की ये हालत है कि मैंने 15-15 साल के बच्चों को, 12-12 साल के बच्चों को मनशियात इस्तेमाल करते हुए देखा है। वजह क्या है कि हमने उनको बताया ही नहीं, हमने उनको सिखाया ही नहीं, हमारी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर कौम बनना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी का दौर, बेशक हम जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी, हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उसी सूरत उठाया जा सकता है कि हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने बच्चों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, उनको बताएं कि हमारे आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और ज़िम्मेदारियों का एहसास ना करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईद दी है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ख़ुद सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो ज़िम्मेदारी दी है, तुम्हें जिस चीज़ का ज़िम्मेदार बनाया है,
अगर उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पूरा नहीं किया और धोखा देते हुए दारे फानी से रुखसत हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत की खुशबू तक हराम फरमा देता है। कितनी बड़ी वईद है। बिल्कुल जी। तो ये सबसे अहम किरदार हमारा है, वालिदैन का है। माँ की गोद पहली दर्सगाह है, माँ की गोद से पहला दर्स मिलता है। और अगर हम अपनी मोबाइल में मसरूफ़ रहेंगे, अपने मशागिल में मसरूफ़ रहेंगे, बच्चों पर फोकस नहीं करेंगे, बच्चों पर फोकस नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी फ़िक्री नशोनुमा नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि किसी जगह पर, पब्लिक प्लेस पर चलते हुए हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर जो है वो नीचे फेंक देते हैं। तो ये भी तो एक जिम्मेदारी है, इस मुल्क को साफ करना, इस शहर को साफ रखना, बच्चों को सिखानी है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, यहाँ से ही इब्तदा होनी है, यहाँ से ही हम ऊपर आएंगे, आगे आएंगे, और फिर ये टेक्नोलॉजी और ये जो मौजूदा इसका इस्तेमाल फिर हम बेहतर तरीके से कर सकेंगे और उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को पहुंचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया मजहबी स्कॉलर साहबजादा अहमद साबर चुगताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एहसास ज़िम्मेदारी आज का टॉपिक था, जहाँ नौजवानों को ये ज़रूरी चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए कि तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं, मुल्की मसाइल पर हम देखते हैं कि रोज़ तनकीद तो करते हैं लेकिन ख़ुद कुछ करने से कतराते हैं, तो उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए सोचें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। तसव्वुर कीजिए कि आप एक मुसाफिर तैयारे में बैठे हो हज़ारों फीट बुलंदी पर, बादलों से ऊपर, और सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन अचानक आसमान की वुसअत में एक लम्हा ऐसा आता है जब जहाज़ का कोई भी पायलट होश में नहीं होता। ये हम आपको किसी फिल्म का सीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये एक हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जब जर्मनी की मशहूर फ़ज़ाई कंपनी लुफ्थांसा की एक परवाज़ में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया के हवाबाजी माहिरीन को भी हिला कर रख दिया। ये तैयारा फ्रैंकफर्ट से स्पेन के शहर सियोल की जानिब रवां दवा था। 199 मुसाफिर इसमें मौजूद थे। इसके अलावा 6 अमले के अरकान थे। सब ही अपनी मंजिल की तरफ महवे परवास थे। आसमान भी पुरसुकून था और तैयारा ऑटो पायलट पर मुस्तहकम अंदाज में उड़ रहा था। लेकिन इसी दौरान कप्तान मामूल के मुताबिक कॉकपिट से चंद लम्हों के लिए बाहर गया, लेकिन उन लम्हों में एक ऐसा गैर मामूली मोड़ आया जिसने हवाबाजी की तारीख में एक और सनसनीखेज बाब का इजाफा कर दिया। उनके साथ जो को पायलट मौजूद था, कॉकपिट में अकेला था, वो अचानक से ही बेहोश हो गया। अचानक बगैर किसी पेशगी अलामत के वो तैयारे के कंट्रोल्स के दरमियान बेहोश हुआ। वॉइस रिकॉर्डर में महफूज आवाज़ों ने उसकी शदीद और अचानक बेहोशी की तस्दीक भी की, और इसके साथ साथ फ़ज़ाई कंट्रोल ने बार बार ये कोशिश भी की। 3 बार रेडियो पर रब्ता किया गया, लेकिन कॉकपिट से कोई भी जवाब उन्हें मौसूल नहीं हुआ। कैप्टन जब वापस आता है, कॉकपिट में एंटर होने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 5 बार ट्राई की जाती है आम तरीके से दरवाजे को खोलने की, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं होती। आखिरकार फिर इमरजेंसी कोड के ज़रिए दरवाज़ा खोला गया और फिर सामने का जो मंजर था वो चौंका देने वाला था। को पायलट बेहोश हो चुका था। तैयारा मुकम्मल तौर पर ऑटो पायलट पर ही चल रहा था। खुशकिस्मती यहाँ पर यह थी कि कोई भी संगीन खराबी नहीं हुई थी, लेकिन जो ख़तरा था वो तो हकीकी था। कप्तान ने फौरी तौर पर तैयारे का कंट्रोल संभाला। तैयारे का रुख स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड की तरफ मोड़ दिया गया और वहाँ फिर बाहिफाजत लैंडिंग भी करवा दी गई। को पायलट को भी फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। इस हवाले से फिर जो रिसर्च है वो करनी शुरू की। एक डॉक्टर मुसाफिर ने मदद फराहम की। अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद को पायलट को होश आ गया, लेकिन उसे याद सिर्फ इतना ही था कि एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। फिर तहकीकात की गई जिनसे पता चला कि मुआविन पायलट को एक ऐसी आसाबी बीमारी लाहिक थी जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं था, और ये बीमारी किसी भी रवायती मेडिकल चेकअप में सामने नहीं आई थी जो कि पायलट्स की किए जाते हैं। प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है कि किसी किस्म की भी हिस्ट्री उनकी नहीं होनी चाहिए। इस वाक़े के बाद उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया गया। स्पेन की हवाबाजी अथॉरिटी ने इस वाक़े को गैर मामूली सूरत हाल करार दिया, लेकिन खुशकिस्मती थी इन तमाम 205 लोगों की, कप्तान की तरबियत की, हाजिर दिमागी की अगर हम बात करें, और जदीद टेक्नोलॉजी ने
एक बड़े हादसे को टाल दिया। ये वाकया हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि आसमान जितना भी पुरसुकून हो, जब भी हम ट्रैवल करते हैं हम ये देखते हैं कि अचानक से सिचुएशन तब्दील हो सकती है, और हर परवाज़ में हर कप्तान की जो तैयारी होती है, उसकी होशमंदी होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो बड़ा काम आती है। ऑटो पायलट की दुरुस्ती ही वो फ़र्क होता है जो सैकड़ों जानों को भी महफूज रखता है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे हीट वेव्स अब एक संगीन खतरा भी बनती जा रही हैं। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी, ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बिजली की बंदिश भी है, हवा की कमी और तेज़ धूप इस वक्त मामूल की बात बन चुकी है। हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के बायस लोग बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, और ऐसे में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन सी चीज़ें खाएं और कौन सी चीज़ें ना खाएं। खुराक सिर्फ जिस्म की तवानाई बहाल करने का जरिया ही नहीं है, बल्कि गर्मी में हम देखते हैं कि मुज़र असरात से बचाव का हम जरिया भी है। मौसम गर्मा में ऐसी खुराकें जिनमें पानी, नमकियात और कुदरती तवानाई वाफिर मिकदार में हो, ना सिर्फ जिस्म को ठंडा रखती हैं बल्कि हीट स्ट्रोक जैसे ख़तरनाक अमराज से भी आपको महफूज रखती हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा जो डाइट प्लान है उसको हमें फॉलो करना चाहिए गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत में। माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गर्मी अब हम पिछले 5-6 साल से नोटिस कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब जैसे हीट वेव भी है, तो कौन सी डाइट प्लान है जिसको हमें गर्मियों में फॉलो करना चाहिए? कौन सी ऐसी जूसेस हैं, कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं? बिल्कुल अनवार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। थ्रू आउट समर हम जितनी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें कि अभी जून, जुलाई और अगस्त जो है वो मेजर चंक बाकी है हमारे पास, और मई में ही इतने केसेस हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट हो गए हैं कि वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आप बाहर जब देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ऑफिस बेस होता है, उन्होंने ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना है, तो उनका क्या है कि वो थोड़ी देर जो है वो थोड़ा सा प्रॉन होंगे हीट से, उसके बाद वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फील्ड्स में काम करना होता है, जो सारा दिन थ्रू आउट अपने फील्ड में रहते हैं, किसी भी तरह की जॉब है वो अपने फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। होम मेकर्स जो घर में काम कर रही हैं, जो घर पे होती हैं, घर में भी एट टाइम्स जो होता है माहौल ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह से एसीज की यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होते बिजली की बचत करने की वजह से भी, महंगी बिजली की वजह से। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली हमें गर्मी की तरफ और इन सारी अलार्मिंग सिचुएशंस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे में क्या ज़रूरी है? सर्दियों में भी बहुत ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल किया जाए, और सर्दियों में भी हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो पानी पिएं। लेकिन जब एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है तो आप सोचें कि पानी के इस्तेमाल और पानी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। पानी को अगर पानी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे लोग हैं जी पानी नहीं पिया जाता, ये नहीं किया जाता, इतना पानी कैसे पी लें। अच्छा, इसमें मैं पहले रेंजेस मेंशन कर दूं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो फील्ड में काम नहीं कर रहा वो 6 से 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल करे, और वो इंडिविजुअल जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, मजदूर हैं, घर बना रहे हैं या डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, वो 10 से 12 ग्लास एक दिन में पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब पानी के अलावा हम किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारी सेहत को भी फ़ायदा पहुँचाए और हम इस सिचुएशन से डिहाइड्रेशन भी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पूरे रहे, नमकियात पूरी रहे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें हीट स्ट्रोक को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी जब हमारी एक मखसूस लेवल तक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बॉडी इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं? हमें बहुत ज़्यादा सर में दर्द रह रहा होता है, बार बार प्यास लग रही होती है, हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे होते हैं, जिस्म में किसी किस्म की जान ही नहीं रहती है। आप हल्का से इधर से उठ के उधर बैठेंगे आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए। तो इस तरह के जो मसाइल आप फेस करेंगे। फिर अगर वो ज़्यादा सवेयर होती जाएगी तो आपको नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत रहेगी। तो अगर आप इनमें से कोई सिम्टम फेस कर रहे हैं तो अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें और अपनी डेली लाइफ की देखें कि मैं हाइड्रेशन स्टेटस को किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इसमें किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 तो पानी।
उसके बाद आप देखेंगे आजकल मौसम में खीरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी और वाफिर मिकदार में आ भी रहे हैं। 90% पानी जो है वो खीरों के अंदर मौजूद है। तो नेचर ने हमें ऐसे फूड ग्रुप्स दिए हुए हैं कि हमें किसी और आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपनी नेचर की चीज़ों से जो है अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, तरबूज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तरबूज शुगर के पेशेंट जो है वो अपने मौलिज की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें। बाकी लोग जो है वो तरबूज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और मतलब एक वाइड रेंज हमारे पास, तरबूजा भी है, गर्मा भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जो शुगर के मरीज हैं वो अपने अच्छा ये जो मैं बात कर रही हूँ मैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रही हूँ, जो शुगर के हैं, जो ब्लड प्रेशर के हैं, जिनकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, या किडनी पेशेंट्स हैं, वो अपने मॉलिज की रिकमेंडेशन के मुताबिक करेंगे। इसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी का इस्तेमाल करें, जरूर करें, बहुत बेनिफिशियल। अगर आप सुबह उठ के पी रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। चिया सीड्स जो तुख मलंगा होता है उसका इस्तेमाल जरूर करें, आपको ठंडक का एहसास देती है। मिंट पुदीने का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में उसको ब्लेंड करके जरूर करें, वो भी आपको कूलिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। अब ये देखें कि बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को हटाकर एक बहुत गलत प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। हम फलों के जूसेस की तरफ आ गए। बहुत ज़्यादा फलों का जूस जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप देखें कि हम एक आड़ू का जूस बना रहे हैं तो उसके अंदर हम 2 से 3 आड़ू का इस्तेमाल करें, 2 से 3 चम्मच हम चीनी का इस्तेमाल करें, फिर हम उसमें नमक और इस तरह की चीज़ें ऐड करें। तो जिस चीज़ में आपने चीनी ऐड कर दी है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन नहीं कर रही है, वो आपकी बॉडी से पानी को बाहर निकाल रही है। चीनी और कैफीन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम डायरेटिक्स कहते हैं, पेशाब आवर कहते हैं, जो हमारी बॉडी से क्या करती हैं, पानी को ड्रेन आउट कर देती हैं। तो किसी भी जूस में अगर आप चीनी मिलाकर ये समझ रहे हैं कि वो आपके हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करिए तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करिए, क्योंकि देखें फलों के अंदर इटसेल्फ बहुत ज्यादा चीनी होती है, बहुत ज्यादा चीनी का मतलब कि बहुत ज्यादा मीठे होते हैं वो फल, तो हमें उसमें व्हाइट शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसका इस्तेमाल ना करें। फलों को जूस जो है वो वैसे ही उसको ब्लेंड करके अगर आप पी लें तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्तू का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं सत्तू के जूसेस के, बहुत अच्छा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है विच इज बियरेबल। आप उसका इस्तेमाल करके अगर सत्तू का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ठंडक भी दे रहा है। ये देख लें कि वो हाइजेनिक हो, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पेट के मसाइल लोगों को हो रहे हैं और यरकान सबसे ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे है कि बाहर जो पानी इस्तेमाल हो रहा है ना, जो लोग ऐसे ठेलों पर पानी इस्तेमाल करें उसकी क्वालिटी इस्तेमाल होती है, उसकी क्वालिटी वो किस तरह से जमती है, हमने वीडियोस देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो इंस्टेंट रिलीफ लेने के लिए आप पी तो लेते हैं लेकिन वो लॉन्गर टर्म जो है वो आपको बहुत ज्यादा मसाइल दे रही होती है। तो कोशिश करें कि हाइजीन जो चीज़ है वो जरूर प्रैक्टिस करें। आप अपने घर से अपनी बॉटल साथ बनाकर ले जाएं, ठंडा गर्म उसको पीते रहें। आप जिस तरह से भी मर्जी पानी को पीने की कोशिश करें किसी ऐसी जगह से पानी पिए जहाँ साफ सुथरा हो। ठीक है, इसके अलावा फलों में हमारे पास वाइड रेंज मौजूद, अगर पीने का दिल नहीं कर रहा तो खाते रहें। बहुत सारे लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में भी बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और वो ये कहते हैं जी कि चाय के बगैर तो हमारी सुबह नहीं होती, चाय तो हमने पीनी ही पीनी है। अच्छा, कैफीन जो है वो आपकी बॉडी से पानी को ड्रेन आउट करती है, जैसे मैंने बताया कि वो डायरेटिक्स होते हैं। सो कोशिश करें कि चाय आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें। इस्तेमाल आप जरूर करें, उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो खराब वो मेंटेन है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा डाइट प्लान की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मुरक्कन ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा एडिड हैं ऑलरेडी हमारे खानों में, जो ऑयल में खाने बनते हैं, या अगर हम जब वीकेंड्स की बात करते हैं तो उसमें निहारी पाए ये चीज़ें तो बहुत आम हैं। तो गर्मियों में डाइट जो है वो कितनी तब्दील करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, गर्मियों में अच्छा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को और बहुत सारे लोगों को ये कहते देखा भी है और ऑब्जर्व भी किया कि लोग खाने की क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं। लोग कहते हैं गर्मी है खाया नहीं जा रहा है, वाटर इनटेक आपका ज़्यादा हो जाता है, शरबत ज़्यादा हो जाती है, हम पानी की मिकदार ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम खाने की तरफ जो है कम ध्यान। और दूसरा एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है समटाइम्स हम गर्मी में ही बैठ के नॉर्मल टेम्परेचर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, हम हर टाइम एसीज में मौजूद नहीं होते हैं, तो उससे भी हमारा जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा होता है कि हम कम खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने मुरगन ग़िज़ाओं की बात की, लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल तो वैसे नॉर्मल लाइफ में भी ना करें ना, उनको आप थोड़ा मिनिमाइज करके आप उनका इस्तेमाल करें, लेकिन स्पेसिफिकली जब गर्मी आ गई है तो कोशिश करें कि उनके साथ सूदिंग चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन करें, जैसे मिंट रायता ज़रूर ऐड ऑन करें। मिंट आपको कूलिंग प्रॉपर्टीज़ फराहम करेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
रात को कोई बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाइए या इस तरह से खाइए तो आप चिया सीड्स भिगो कर रखें और सुबह एम्प्टी स्टमक वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता रहे, आपको तेजाबियत का एहसास ना हो इस तरह की चीज़ों का। अगर आपने कभी कंज्यूम कर भी लिया है तो उसके साथ आप ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करें कि अल्टीमेटली वो आपको नोजिया वॉमिटिंग की तरफ ना ले जाए, पेट खराब की आपको शिकायत ना हो, क्योंकि गर्मियों में पेट खराब भी जो है वो यूजुअली से ज़्यादा हो रहा होता है। तो इन चीज़ों का ऐड ऑन करने से, और स्पाइसेस जैसे आप बात करें वो नॉर्मल लाइफ में भी हम कहते हैं कि ज़रा स्पाइसेस का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, लेकिन गर्मियों में जो है वो इसकी एहतियात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी और नमक के बारे में मैं ये कहूँगी और कैफीन के बारे में ये कहूँगी वो अपनी ड्रिंक्स में बहुत कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहे। 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिंट के साथ, जैसे हम मिंट को ऐड ऑन करते हैं किसी भी, उसके साथ हम फ्रीजी ड्रिंक ऐड कर लेते हैं उसके अंदर, तो वो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। ठीक है, नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके अंदर फ्रीजी ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। विटामिन सी आपको लेमन से मिल रहा होता है। चीनी का इस्तेमाल उसमें थोड़ा सा कम कर दें या आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर लें और हल्का सा काला नमक इस्तेमाल कर लें, सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल ना करें ताकि वो एक अच्छी ड्रिंक भी बन जाए, आपको हाइड्रेशन स्टेटस भी मेंटेन करे, आपका टेस्ट भी बेहतर होती है। ठीक है, अगर हीट स्ट्रोक किसी को हो गया हो जाता है तो फिर फौरी तौर पर हमें क्या करना है? और डाइट प्लान के हवाले से पूछ रहा हूँ कि फिर उसे किन चीज़ों की एहतियात करनी है? अच्छा, एहतियाती तदाबीर जो आपको टीवीज़ पे हम लोग बार बार अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ौरन अगर किसी को हो गया तो जिस तरह से आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो आप उनको फॉलो करें। आफ्टर इफेक्ट आपने क्या करना है कि अब आप रिकवर हो रहे हैं, फ़ौरन से आपको कोई ऐसा स्पोर्ट ड्रिंक दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएँ ताकि आप जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ वापस आ जाए। कोई ऐसी ड्रिंक दी जाए, फ्रीजी ड्रिंक्स के अलावा कोई फ्रूट जूस दे दिया जाए या ऐसी चीज़ दे दी जाए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हीट स्ट्रोक में हो क्या रहा होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ORS आप कंज्यूम कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी हाइड्रेशन थेरेपी करेगा, आपको मेंटेन करेगा। अब आप हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, आप वीकनेस फील कर रहे हैं, सो आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। खीरों का इस्तेमाल करें अगर पानी नहीं पिया जा रहा, तरबूज का इस्तेमाल करें, सर्दी गर्मे का इस्तेमाल करें अगर पानी नहीं पिया जा रहा, फालसे का इस्तेमाल करें, फालसे के जूस का इस्तेमाल करें अगर पानी नहीं पिया जा रहा, मिंट का इस्तेमाल करें अगर पानी नहीं पिया जा रहा। एग्जैक्टली, बेतहाशा। सत्तू का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो अल्टीमेटली आप 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़ज़ाई हमारा खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और एक लंबी फहरिस्त है जो कि आप लोग उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, उस डाइट प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ साथ फ्रूट्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़रूरी है, बट वो अगेन जूसेस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब हम सैलड की बात करते हैं, कुकम्बर बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो इतनी गर्मी में हमें जो अपना हाइड्रेशन स्टेटस है वो बेहतर रखना है, इम्यून सिस्टम बेहतर रखना है ताकि इस हीट वेव का कम से कम असर हम पर हो। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।